बाद ARO की वैकेंसी निकली है और यहाँ पर देखिए रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ की हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। 1 जून 2026 को आपका ये नोटिस इश्यू हुआ है और इसमें तीनों के अंतर्गत वैकेंसीज आपकी निकली हैं। चलिए स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें बता देते हैं। इसमें आप फॉर्म कब से कब तक फिल करेंगे, तो आप 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, 21 जून तक भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो ट्रांजैक्शन वाला फाइनल होगा वो 22 जून तक होगा। और बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ़ीस की, तो देखिए इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है। बाकी कुछ चीज़ों का डिस्कशन जो मैं बाद में करूँगी, फिलहाल आपको थोड़ी मोटी मोटी जानकारी इसके संबंध में मैं दे देती हूँ। दूसरी बात कि आखिर ARO की वैकेंसीज़ का मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरा तो भाई मेन पर्पज़, हमारा जो चैनल का नाम है वो तो आपका जो है विधिक पोर्टल के से संबंधित है। तो फिर हम यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दे रहे हैं ये ऐसी नॉर्मल वैकेंसी के लिए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये इलाहाबाद के अंतर्गत, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर निकाली गई वैकेंसीज़ है, जहाँ लॉ वाले बच्चों के लिए भी अच्छा मौका रहता है, बशर्ते उनके पास कंप्यूटर वगैरह के डिप्लोमे हो। और अब होते हैं भाई बच्चे, क्योंकि एक क्षेत्र पर डिपेंड नहीं रहते कि जैसे जुडिशरी की वैकेंसीज आती हैं उस तरीके से, तो यहाँ ओनली बैचलर डिग्री है और कुछ कंप्यूटर के आपसे डिप्लोमास वगैरह मांगे हैं, जैसे कि ARO की वैकेंसीज जो होती हैं उनमें। लेकिन हाँ, इस बार का जो ये एग्ज़ाम है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हाँ सिलेबस देखिए, फ़ीस तो ये इसकी पहले से रहती है और कुछ और चीज़ें डिस्कशन करनी है, बट वो बाद में। पहले मोटी मोटी आपको इसमें कुछ चीज़ें बता दूँ। इसमें करेक्शन वगैरह की सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर वैकेंसी जो निकली हैं आपकी, उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखिए पहली पोस्ट आपकी रिव्यू ऑफिसर की है, 138 वैकेंसी हैं। पे स्केल इसमें आपका 47,600 से 1,51,100 रहने वाला है। और देखिए ये इसमें जैसे मैंने कहा एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए केवल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एंड दूसरी चीज़ें क्या होना चाहिए, डिप्लोमा, ये CCC, ये जो तीनों है ना, इनमें से कोई भी एक हो। तो मोस्टली बच्चों के पास आज के टाइम में CCC सर्टिफिकेट ज़रूर रहता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर उसको नॉलेज होनी चाहिए डाटा एंट्री की, वर्ड प्रोसेसिंग की एंड कंप्यूटर ऑपरेटर की। और ये वाला नेसेसरी मिनिमम टाइपिंग स्पीड उसकी 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा दूसरी हम आते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, 380 पोस्ट है। इसमें आपका सैलरी पैकेज बहुत बेहतरीन है दोनों के अंदर ही, और इसमें भी लगभग आपका सेम ही जो है क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट की 25 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें भी कर सकते हो आप लोग, इनमें से किसी में भी जो है, अगर जिसके पास है नीचे वाली क्वालिफिकेशन, देखिए CCC मोस्टली हर बच्चे के पास है जो कि मिलता है। नीचे वाले अगर चीज़ें आपके पास है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, जिनके पास लॉ की डिग्री, क्योंकि वो नॉर्मली आपकी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग ही आएगी। बैचलर डिग्री मांग रहे हैं वो कोई भी डिग्री हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये वीडियो मोस्टली बनाने का मेरा टारगेट है। पहले इसके सिलेबस पर आते हैं। पहली बात तो देखिए फ़ीस, जनरल और OBC 1200 रुपये और नॉर्मली अदर जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी 1000 रुपये। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आप लोग, अगर वैसे तो इसकी फ़ीस पहले से ज़्यादा, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम का सिनेरियो तैयार कर रहे हो, चाहे आप पेपर प्रिंट करने का प्रोसेसर हो, आपका सेंटर बनाना हो, आपको स्टाफ को पैसा देना हो, मतलब आप अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं करोगे, आपको पूरा का पूरा ना बच्चों से वसूल करना है भाई, क्योंकि बच्चे बहुत रईस है ना, वो बिल्कुल हैं भाई, क्योंकि उनको तो पेपर देना है, बेचारों को नौकरी लेनी है। अब कैसे भी करके, चाहे किससे उधार लें, कुछ भी करें, कैसे भी करें, कहीं काम करें, कुछ भी करके उनको तो भाई अपना फॉर्म भी फिल करना है, पेपर देने भी जाना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने जो सिलेबस परिवर्तित कर दिया उसके लिए उन्हें क्लासेस भी लेनी है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिलेबस हर बच्चे के लिए चुनौती होगा। क्यों चुनौती होगा, देखिए सिलेबस पर आते हैं, क्योंकि मेन इशू जो इसमें हमारा है, एज बता देते हैं। ये यहाँ पर 18 साल से 35 साल इसमें उम्र दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा ये रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि बहुत लंबा है, ये है देखिए इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेसर। ये सिलेबस है, स्टेज फर्स्ट है प्रीलिमिनरी, 3 स्टेज होनी है, प्री मेंस इंटरव्यू, यानी कि मेंस इसमें पहली बार इंक्लूड किया गया है। पहले केवल प्री होता था और उसके बाद आपका टेस्ट होता था। अब यहाँ पे आप देखिए प्रीलिमिनरी में आपका जनरल स्टडीज़ है, ठीक है। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 3 घंटे का टाइम। देखिए प्री में भी 3 घंटे का टाइम, ठीक है, जिसमें आपका जनरल साइंस है, हिस्ट्री है इंडिया की, और इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है और कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर भी है, कॉमर्स है, ट्रेड है, पॉपुलेशन है, इकोलॉजी है, अर्बनाइजेशन है इन इंडियन कॉन्टेस्ट में, वर्ल्ड ज्योग्राफी है एंड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जनरल एप्टीट्यूड है, स्पेशल नॉलेज मांग रिगार्डिंग एजुकेशन के बारे में, कल्चर
और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ यूपी के बारे में, और नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि अब दोनों मांगे चलो यहाँ पर इक्वल आप हो चुके हो। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स की, क्योंकि कंप्यूटर तो भाई यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि काम ही सबसे ज़्यादा किसका है वहाँ पर, आपका कंप्यूटर का। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी इसमें नहीं रहने वाली है और ना ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब यहाँ पर देखिए जो सेकेंड एग्जामिनेशन है सब्जेक्ट की टाइप, मतलब लिखना है भाई, MCQ नहीं है, लिखना है। अब इसमें देखो, मैं नहीं कहती कि इस सिलेबस को देखकर किस किस बच्चे को बुरा लगा होगा, लेकिन हाँ वो बच्चे जो खासकर इस तरह की वैकेंसीज़ का इंतज़ार करते थे कि भी इलाहाबाद की आर आएगी, ठीक है, बाकी में अभी नहीं है कि चलो वे अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं, बहुत अच्छी पोस्ट आती हैं, तो फॉर्म भी उसी तरीके से भरे जाते हैं, क्योंकि रोज़गार बेरोज़गार की, भारत के अंदर रोज़गार की कमी है लेकिन बेरोज़गारों की कोई कमी नहीं है हमारे देश के अंदर, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है भाई, और आप उस सिचुएशन को बढ़ा रहे हो। ये देखिए, ये इन्होंने पेपर मेंस का इंक्लूड किया है 150 नंबर का, और इनकी ड्यूरेशन देखो भाई 2 घंटे हैं, और 150 में से 50 लाने, 50 आउट ऑफ द 150 मार्क, 150 में से 50 लाने। लेकिन आप ये बताओ, सिलेबस तो देख लो, ऐसे लिखना है 200 वर्डों का 30 नंबर का है, फिर आपकी प्रीसिज राइटिंग आई जी इंग्लिश में 30 नंबर की है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश से हिंदी में करनी है 25 नंबर, और हिंदी से इंग्लिश में करनी है 25 नंबर। उसके बाद अभी और भी है भाई, कॉम्प्रीहेंशन इन इंग्लिश 40 मार्क्स, 40 नंबर, बिल्कुल पूरी तरीके से इंग्लिश, बिल्कुल जो हिंदी माध्यम के बच्चे इन वैकेंसीज का इंतज़ार करते थे बेसब्री के साथ, उनके इंतज़ार पर ना रोक लगा दी है इस चीज़ को शामिल करके, क्योंकि इस तरीके का पेपर कोई भी ऐसा बच्चा जो मोस्टली इन वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो 80% बच्चे इस तरह की चीज़ों को देख के कंपटीशन से अपने कदम पीछे खींच लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसानी से तैयार नहीं की जा सकती। इस तरह की चीज़ों को ऐड करने का एक ही मतलब है कि आप जिस क्षेत्र से वैकेंसी निकाल रहे हैं उस क्षेत्र में बैठे हुए जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, आप वहाँ पर केवल उनके बच्चों को ही अपॉइंट करना चाहते हो, और एक किसान के, एक बेरोजगार व्यक्ति के, एक मजदूर के बच्चे को वहाँ नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड का नहीं है और आप अपने स्टैंडर्ड में उसे शामिल भी नहीं करना चाहते हो। ये भारत की असमानताएं हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये असमानताएं आपको 2047 तक विकसित भारत नहीं बनने देंगी। आप अपने हिंदी राष्ट्र देश के हो, लगातार इंग्लिश की तरफ झोंकते जा रहे हो, तो इससे आप कभी भी अपने देश को पूर्ण विकसित नहीं बना सकते हो। ये मेरे अपने विचार हैं, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप सबके इसके संबंध में क्या विचार है। मैं यहाँ पर बस एक बात कहना चाहूँगी कि आप किसी भी देश को अगर देख लो तो वहाँ जो एजुकेशन है वहाँ खुद की अपनी उस देश की लैंग्वेज में होती है, और यही रीज़न है 1990 तक भारत और चाइना एक रेंज में थे, लेकिन आज चाइना भारत से इतने आगे पहुँच चुका है कि आने वाले लगभग 100 सालों में मैं कहूँ तो भारत चाइना का पीछा, यानी कि उससे उसकी होड़ उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चा जिस लैंग्वेज को समझ रहा है, बोल रहा है, पैदा होते सुन रहा है, उसी में वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है भाई, उसमें बाउंडेशन बाध्यता नहीं है, उस पर थोपा नहीं जा रहा। लेकिन आपके देश में क्या विदेशी भाषा को अपनाने पे तुले हुए हैं भाई, हर जगह उसको शामिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके देश में हिंदी से काम नहीं चलेगा, हिंदी भाषा से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर कमी है, और ये कमी कभी दूर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि हमारे देश का वो तबका जो अपने आप को अमीर कहता है, समृद्ध है, जिसके हिसाब से वो देश चल रहा है, उनके हिसाब से वो देश वो चला रहे हैं। उनको हिंदी आती नहीं है, ठीक है, उनको इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश ख़त्म होगी नहीं, और आप कभी भी एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना जो ओनली 2047 तक आपने देखा है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आप सभी से ये भी देखिए, क्योंकि ये यहाँ, क्योंकि अगर ठीक है आपने ऐड ऑन किया है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि यदि आप हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अगर इंग्लिश ऐड ऑन करना चाह रहे हो ना, तो भाई हमारे देश की जो एकेडमिक एजुकेशन है, जो शैक्षिक व्यवस्था है, शिक्षण संस्थाएं हैं, ठीक है, उनसे हिंदी को बस रिमूव कर दो। मेरा ये मानना है, आप लोग क्या सोच रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हिंदी का ना बच्चों को स्कूल में ए भी मत सिखाओ, ख़त्म कर दो, क्योंकि जब वो बच्चा उस हिंदी को पढ़ के
कोई रोज़गार नहीं तलाश कर सकता, किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं पा सकता, तो फिर उस हिंदी का पढ़ के, उस हिंदी को पढ़ के वो क्यों अपना समय बर्बाद करेगा 15-16 साल ज़िंदगी के, साथ ही साथ अपने जो पेरेंट्स हैं उनका पैसा खर्च करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप हिंदी ख़त्म कर दो ना। आप हिंदी को ये कर दो कि भारत में हिंदी जैसी भाषा कुछ है ही नहीं भाई, ख़त्म है। हमारी शिक्षा व्यवस्था से, सिस्टम से हिंदी बिल्कुल उड़ा दो और आप बिल्कुल इंग्लिश को रखो। मजबूरन पढ़नी तो पड़ेगी कम से कम उसको, भाई बोल नहीं पाएगा, कम से कम एग्ज़ाम तो पास कर लेगा ना, लिख तो पाएगा ना। एक रट्टाफिकेशन वाली, बस समझना तो छोड़ दो, समझ में नहीं कहूँगी, रटेगा तो रटने की आदत तो पड़ जाएगी ना, बचपन से सीखेगा। तो हिंदी माध्यम स्कूल को ख़त्म कर दो भाई, हिंदी को ख़त्म कर दो, इंग्लिश ला दो, क्योंकि कम से कम नीचे वाले भी कैसे भी करके कम से कम गवर्नमेंट जॉब तो पा सकते हैं। क्योंकि इस स्थिति को देखते हुए नॉर्मल लग रहा है कि यूपीएपी में आपने देखा इंग्लिश ऐड कर दी इन्होंने इस बार 50 नंबर की। चलो ठीक है, उसमें 50 नंबर की है, बट फिर भी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हिंदी माध्यम वाले बेचारे जो बच्चे हैं उनको 50 नंबर की अभी सबसे बड़ी बात पता है क्या है, बेशक 50 नंबर की हो, लेकिन भाई सिलेबस नहीं पता यूपीएपी मुख्य परीक्षा में बच्चों को कि आना क्या है। सब आंकड़े के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। वो जोरों का जो झटका है वो धीरे से जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेगा ना तब लगेगा, और तब लगने पर कौन जाएगा मुख्य परीक्षा से बाहर? क्या वो बच्चा जाएगा जिसको इंग्लिश आती है? नो, उसे आप किसी भी तरीके से दे दो भाई, जिसको इंग्लिश आ रही है, जो पहले से वेल सेटल फैमिली से हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत शुरुआत में इंग्लिश से पढ़े, वो बाहर नहीं होंगे। बाहर कौन होगा? जो हिंदी माध्यम का बच्चा होगा। तो मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पर कही हैं उन सब के बारे में आखिर आप लोगों का क्या कहना है कि वास्तव में जो चीज़ें भाई हैं, और ये जो आपका सीबीटी होगा ये भी इंग्लिश पर ही होगा, 500 वर्ड लिखने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, 20 मिनट का टाइम है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, लेकिन इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है, देखिए, क्वेश्चन पेपर फॉर स्टेट सेकंड एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव टाइप फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर आरओ, ARO और CO would be provided to the shortlisted candidates in printed sheet along with answer booklet before appearing in stage 3rd examination on the same day at the same venue, ठीक है, सेम डे सेम वेन्यू, समझ रहे हो, तीसरा वाला भी। तो भाई इतना ही मैं कहना चाहूँगी, जो मेरे विचार थे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, लेकिन आप लोगों को क्या ये चीज़ें सही लग रही हैं? आप लोगों का क्या व्यू है? क्योंकि हर किसी के जो सोच है, जो कथन है, जो विचार है, अलग होते हैं। आप लोग अपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।